ओके, जय हिंद दोस्तों। ईपीएफओ का पेपर कंडक्ट हो गया। हम हिस्ट्री सेक्शन की बात कर रहे हैं और वन बाय वन सारे सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको जैसा कि पता होगा ईपीएफओ बैच भी थी हमारी, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का परफेक्ट फीडबैक आया है कि बैच काफ़ी हेल्पफुल थी। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और समग्र 5.0 बैच के बारे में ये डिटेल्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीज के लिए हैं। इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी के डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सूर्य बैच है हमारी। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं डेक्कन रिवोल्ट है, संथाल रेबेलियन है, खेरवार मूवमेंट है और रंपा रेबेलियन है। और ये आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। पहले भी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें आपसे क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन डुएबल है क्योंकि देखो जो डेक्कन रिवोल्ट है हमने कई बार डिस्कस करा है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, हाल ही में हमने जियो साइंटिस्ट की एनालिसिस करी थी 3-4 महीने पहले। उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, कि जो डेक्कन रायोट है 1875 का, ये पीजेंट रेवेलियन था, ये किसके अगेंस्ट था? तो ये मनी लेंडर और साहूकार के अगेंस्ट था। पूरा एनसीईआरटी से हमने समझा था, बीपीएससी में पूछा गया है डेक्कन रायोट्स क्या था। पूरी मैंने आपको स्टोरी बताई थी कैसे क्या होता है। कॉटन बूम आता है, अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा होता है। तो अब देखो कभी भी वॉर वगैरह चलते हैं ना तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है खास तौर से। तो यहाँ पे कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है। अब यूएस के सप्लाई तो कम पड़ गए और यूएस ब्रिटेन से लेता था। अब ब्रिटेन इंडिया की ओर रुख करता है और इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में खास तौर से, क्योंकि आप जानते हो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में कॉटन काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी बढ़ गई। अब लोग क्या करने लग गए, लोग कॉटन उगाने लग गए, तो फूड क्रॉप की शॉर्टेज हो गई। कुछ फार्मर को फ़ायदा हुआ बट ज़्यादातर को नुकसान हुआ। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ अब अगेन सप्लाई नॉर्मल हो गई। अब इंडियन कॉटन का जो प्राइस है वो क्रैश कर गया, बहुत तेज़ी से इंडियन कॉटन का प्राइस घट गया। फार्मर के पास लोन चुकाने के पैसे नहीं बचे, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आ गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात कि ये इकोनॉमिक फेल्योर के बाद भी जो मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इस वजह से डेक्कन वाले रीजन में डेक्कन रायोट होता है। खाता बही को ही जलाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे अकाउंटेंट्स के घर जाके खाता बही को जला दिया जाता है कि जब खाता बही ही नहीं बचेगा आप हिसाब कैसे मांगोगे। तो उसके बाद 4 साल के बाद 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बनता है जिसमें इन प्रॉब्लम्स, इन ग्रीवांसेस को चेक किया जाता है। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आई। अगर आप हिस्ट्री को आपने स्टोरी से कनेक्ट कर लिया ना तो आप देखो कितने आसानी से कर लोगे। इमीडिएट कोज क्या था, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन। ये देखो फिर इतना टफ क्वेश्चन है, बहुत इजीली लेकिन आप कर लोगे। इन्होंने कहा डेक्कन राइट वाज द रिएक्शन ऑफ साहूकार अगेंस्ट रिच रेट, उल्टा कह दिया ना इन्होंने, ये तो साहूकार के खिलाफ था। तो ई जो है वो हट जाएगा, किसी में नहीं दे रखा है इन्होंने। फिर ये देखो कॉटन प्रोडक्शन वगैरह आप सॉल्व कर लोगे, आप ये वीडियो रेफर कर लो ना, ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ लोगे। सीजीएस की एनालिसिस है, आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखोगे यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एनालिसिस बाय थैसेट्स ऑफ यूपीएससी, तो ये मिल जाएगी आपको। देन ये सीडीएस में पूछा गया था, तो पूरा कुछ हमने सारी चीज़ें मतलब कुल मिला करके हमने डिस्कस करी थी। और ईयर देखो क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो इस वजह से पीवाईक्यूज बहुत थोरोली करना चाहिए, जैसे हम बैच में कवर करते हैं या यूट्यूब वीडियोज़ में, उसी तरीके से कि आप एक एक बारीकियों पे फोकस करें। तो ये जो डेक्कन रिवोल्ट है ये कब हुआ, 1875। अब देखो संथाल रेबेलियन, संथाल रेबेलियन भी हमने पढ़ा है। संथाल रेबेलियन हमने कहाँ पढ़ा है, सेकेंड। तो ये देखो सीआईएसएफ की एनालिसिस की थी हमने लास्ट मंथ। तो इसमें इन्होंने पूछा था 1857 के रिवोल्ट में कोल ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर पर लेड बाय, बस इतना ही सवाल था। बट आप देख सकते हो ये पीडीएफ भी पड़ी हुई है, वीडियो भी पड़ी हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाद में एडिटेड है। ये तो वीडियो 2 महीने 3 महीने पहले ही पोस्टेड है, सारा आप देख सकते हो, फाइल में टाइमलाइन भी लिखा हुआ है। तो ये कोल म्यूटिनी हमने समझा था और उस टाइम पे मैंने आपको संथाल रेबेलियन भी बताया था। और याद रखने का तरीका ये था कि 1857 के रिवोल्ट से 2 साल पहले हुआ था। 1857 के रिवोल्ट से पहले भी हमारे देश में बहुत सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रिटिश के खिलाफ हो रहे थे। तो ये जो बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं ना कि 1857 का रिवोल्ट फर्स्ट रिवोल्ट था इंडिपेंडेंस के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो अलग अलग हिस्टोरियन इसलिए अलग मत देते हैं क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे रेबेलियंस हुए थे, जैसे कोल म्यूटिनी। अब झारखंड के सिंहभूम में कोल म्यूटिनी हुआ था 1831 में। कोल एक ट्राइबल कम्युनिटी है, इन्होंने नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर और ट्रेडर के खिलाफ इस रिवोल्ट को चलाया था। क्योंकि ना
देखो मेन कोज था इनका दिकूज से, दिकूज यानी आउटसाइडर, आउटसाइडर्स इनके एरियाज में आकर इन्हें बहुत तरीके से अफेक्ट कर रहे थे। तो दिकूज ये किन्हें कहते हैं, मनी लेंडर को, ब्रिटिशर्स को, ध्यान रखना दिकू टर्म इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके लाइवलीहुड को ओवरऑल चौपट कर चुके थे। तो इस वजह से दो ट्राइबल लीडर होते हैं, बुधो भगत और गुनु, बहुत फेमस है ये झारखंड में। तो गुनु एक ट्राइबल लीडर है और बुधो भगत, ये दोनों मिलकर कोल म्यूटिनी को लीड करते हैं। उस टाइम में मैंने आपको संथाल रेबेलियन बताया था, संथाल रेबेलियन पे सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया ये। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये आप देखो सीडीएस में ही पूछा गया है कि कौन सा आइडिया प्रीज किया गया बाय द खेरवार और सफार मूवमेंट ऑफ द 1870s। अब यही बात है कि जब आप हड़बड़ी में क्वेश्चन करते हो बस उसके आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाते हो, बट ये स्टेटमेंट्स खुद में कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपने पीवाईक्यूज फॉलो करा, आप या तो समग्र बैच में हो या फिर आप अगर यूट्यूब लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते होगे, तो आपको ये पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं जिसमें वो कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए कहते हैं। और ऐसे सवाल यूपी पीसीएस में या स्टेट पीसीएस में खास तौर से देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखो, ये इसका सोर्स पहले बता देता हूँ, सुमित सरकार सर की बुक से है। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ट्राइबल रिस्पॉन्स किस तरह से थे। कई बार ओकेजनल वायलेंट आउटबर्स्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरनल रिलीजियस और सोशो कल्चरल रिफॉर्म वाले मूवमेंट्स के साथ भी। तो ये बात है ट्राइबल्स की, जब हम बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट की, तो हम केवल वायलेंट आउटबर्स्ट नहीं देखते, बहुत बार हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी देखते हैं। और जो रीवाइटलाइजेशन वाली बात है ये बाकी रिलीजन से भी आता है। और संथाल रेबेलियन की अगर हम बात करें जो कि 1855 में होता है, इसके बाद खेरवार और सफाहर मूवमेंट होता है 1870s में, जो कि अगेन मोनोथिज्म और इंटरनल सोशल रिफॉर्म की बात करता है पहले। तो मोनोथिज्म और इंटरनल सोशल रिफॉर्म की बात करता है पहले। सीडीएस के बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आप 3-4 साल 5 साल पहले जाओगे तो सुमित सरकार सर की बुक से थे। तो ये बात आपको समझ आ गई। ओवरऑल क्या था, हिंदू पैंथेनिक ऑर्डर, देखो ऐसे स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत होंगे। फिलोसॉफी ऑफ योगा एंड मीमांसा, ये चीज़ें अलग तरीके से एसोसिएट होंगी या मूवमेंट्स के साथ नहीं जुड़ी जाएंगी। पॉलीथिज्म भी नहीं, पॉलीथिज्म वाला जनरली बहुत ही गलत होने वाला है क्योंकि मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को ही प्रमोट किया गया सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के द्वारा ओवरऑल। तो इस हिसाब से 1870s की बात है ये। देन रंपा रेबेलियन है, देखो पहले ही पूछा गया है सीएपीएफ वगैरह में कि अल्लूरी सीताराम राजू का रेबेलियन किस पर्टिकुलर एरिया में था, तो गुडेन रंपा रीजन था। तो ये 1922 से 24 की बात है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, अगर आपको ये भी पता है सबसे पहले संथाल रेबेलियन होगा, तो देखो ये हट जाता है, ये हट जाता है, ये हट जाता है, बस एक ही बचता है। तो एलिमिनेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपको 1-2 की भी क्लैरिटी है जो कि होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है संथाल रेबेलियन कब हुआ 1855 में, तो ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि पता होना चाहिए। बहुत बार पूछते हैं ना, तो ये चीज़ हम नहीं अफोर्ड कर सकते गलत करना, क्योंकि सीरियस एस्पायरेंट्स इन्हें सही करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बोलूँगा आपसे ईजी, अभी हिस्ट्री के बहुत सारे सवाल डिफिकल्ट है। हिस्ट्री में मैक्सिमम एक्यूरेसी 50% ही अच्छी मानी जाती है और मैक्सिमम 70% 80% होती है। तो अगर आप इस हिसाब से बैलेंस करोगे ना क्वेश्चंस को, मान लो 10 सवाल है तो 5 क्वेश्चंस में से जो ईजी वाले होंगे, ईजी यानी डुएबल वाले, नॉट ईजी, उनमें से ये फॉल करेगा। सो इस हिसाब से आंसर सी है और बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली। अगर मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊं बाकी रेबेलियंस के बारे में, तो संथाल रेबेलियन के बारे में जैसा कि आप जानते हो 1855 में होता है और 1855-56 के बीच खास तौर से झारखंड वाले रीजन में। देन खेरवार मूवमेंट है जो 1874 के आसपास है। देन डेक्कन रिवोल्ट है 1875 में और रंपा रेबेलियन 1922 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1920 टू 1935 इज और आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार सही है। पहला कह रहे हैं कि बिहार और बंगाल में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ओड इट इफेक्टिवनेस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स। दूसरा, बिहार में देवर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द प्लांटर अंडर द बैनर ऑफ किसान सभा, यानी ये प्लांटर्स के खिलाफ ऑर्गेनाइज होते हैं किसान सभा के बैनर में, यानी किसान सभा के नाम से ऑर्गेनाइज होते हैं। तीसरा, मिदनापुर बंगाल में महिष्य पीजेंट रैलीड अगेंस्ट द टैक्सेस ऑफ द यूनियन बोर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बीरेंद्र नाथ ससमल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं कि इतना फैक्ट्स पता होगा या नहीं, बट देखो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट जब आप फोकस करोगे, इसमें कह रहे हैं बिहार और बंगाल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
पीजेंट्स के पार्टिसिपेशन से इफेक्टिव बन जाता है। अगर आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि पार्टिसिपेशन किनका कैसा रहा। एनसीईआरटी में मेंशन है और हर जगह पे। जैसे मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं, मिडिल क्लास का किस तरह से पार्टिसिपेशन रहा, तो मिडिल क्लास के लोग इस मूवमेंट को स्टार्टिंग में तो लीड करते हैं, बट बाद में गांधी जी के प्रोग्राम को लेकर काफ़ी डाउट करते हैं। खासतौर से हम देखते हैं जो कोलकाता, बम्बे, मद्रास, इन जगहों पे एलीट पॉलिटिशियंस का जहाँ पे सेंटर था, वहाँ पे गांधी जी की बातें बहुत ही लिमिटेड हो गई और बहुत सारा जो ये बात उठ कर के आ रहा था कि गवर्नमेंट सर्विस से रेजिग्नेशन देना है, टाइटल्स वगैरह सरेंडर करना है, इन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया बाय मिडिल क्लास। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। बिजनेस क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक बॉयकॉट का सपोर्ट मिलता है इंडियन बिजनेस ग्रुप से, क्योंकि नेशनलिस्ट के जो स्वदेशी के फोकस है, क्योंकि देखो नेशनलिस्ट बात कर रहे थे स्वदेशी प्रोडक्ट की, तो इससे बिजनेसमैन को काफ़ी फायदा होना था, तो ऑब्वियसली इन्होंने सपोर्ट करा। पीजेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत ही मेसिव था, किसानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और क्लास वॉर के अगेंस्ट था कांग्रेस। क्लास वॉर मतलब जैसे होता है ना कि इन्होंने ज़मीनें दी हैं और ये पीजेंट खेती कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ ना जाए, क्लास वॉर ना हो, बस इस चीज़ के खिलाफ था कांग्रेस। लेकिन फिर भी पीजेंट्स नहीं मानते हैं, जो कन्फ्रंटेशन था वो चीज़ें भी हो गई और इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जाकर ये मर्ज कर जाती है। स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वीमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाली बात भी देखने को मिलती है इमेंस लेवल पर जाकर। तो बस यही पता होना चाहिए। तो पहला सही है। अब दूसरा कह रहे हैं बिहार में किसान सभा। अगर आपने किसान सभा के लिए जो हमारी वीडियो थी, किसान सभा के लिए पर्टिकुलरली वो कौन सी थी, एनडीए, हाँ एनडीए की जब हमने एनालिसिस की थी रिसेंटली ही, तो इसमें देखो ये सवाल था, इसमें उन्होंने पूछा था कि ऑल इंडिया किसान सभा जो लखनऊ में होती है, इनका पहला सेशन किन्होंने प्रिजाइड करा था, सहजानंद सरस्वती जी ने, और सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। अब उस टाइम पे मैंने आपको सारे किसान सभा रिवाइज करवा दिए थे। ये देखो सीडीएस में पूछा गया था अवध किसान सभा के बारे में, यूपी पीसीएस में पूछा गया था यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के बारे में, देन इसके बाद ये देखो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के बारे में पूछा गया था, ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में, सारा कुछ मैंने आपको रिवाइज करवाया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो टाइम पीरियड से भी, देखो 1936 में ये ऑर्गेनाइज हुआ और इसके बाद 1944 में, फिर ये भी 1920 में, तो कुल मिलाकर के 1920 से लेकर 40 वाला टाइम पीरियड, देखो ये 1918 में, यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उनके आसपास का टाइम पीरियड है, उससे लेकर थोड़े आगे भी हम देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे किसान सभाएं ऑर्गेनाइज की गई बिहार, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस वाले रीजन में ओवरऑल। तो मेरे ख्याल में दूसरा भी सही होगा। अगर पहला और दूसरा सही है तो देखो पहला दूसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सो आंसर इज ऑप्शन ए। तीसरा अगर आपको ना भी पता हो ना, जो कि फैक्चुअल है, इसमें और स्टेटमेंट के गलत बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, पहले और दूसरे में बहुत ही कम है, मतलब इसमें क्या ही गलत बना सकेंगे वो। देखो बिहार में हम सब जानते हैं कितने सारे किसान सभाओं का नाम है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बहुत सारे हैं, और ये भी हमें पता ही है कि पीजेंट्स ने बहुत ही इमेंस लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करा। तो ये दो तो जेनरिक स्टेटमेंट हैं, तो एलिमिनेशन काम कर रहा है। बाकी तीसरा वाला अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो अगेन सुमित सरकार की बुक से ये लिफ्टेड है। थर्ड स्टेटमेंट ये पढ़ सकते हो, वीरेंद्र नाथ ससमल जी का नाम, इन्होंने मिदनापुर में लीड करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो यहाँ भी वही पूछ रहे हैं, पीजेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा लीड किया गया। तो इस हिसाब से तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर तीसरा ना भी पता हो तो भी हम सॉल्व कर पा रहे थे। ये मैंने एक ही क्वेश्चन लगाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा सवाल है, उन्हें हम यहाँ रिवाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड वाला कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो उन्होंने पूछा था वर्किंग क्लास स्ट्राइक में जाती है, कुछ हिल ट्राइब भी वायलेट करते हैं फर्स्ट लोग, और अवध में फार्मर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं टैक्सेस पे करने के लिए। तो फार्मर वाला लिंक वो पूछ रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ पहले भी। नेक्स्ट ये देखो होम रूल के बारे में सवाल था, करेक्ट ही बताना था। पहला कह रहे हैं जो एडवोकेट्स थे होम रूल मूवमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करते हैं और वायलेंस का विरोध करते हैं। दूसरा ये कि 1917 में 2 होम रूल लीग बनता है, एक लोकमान्य तिलक जी के द्वारा और दूसरा एनी बिसेंट जी के द्वारा, और ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तीसरा ये कि एनी बिसेंट अपने एक्टिविटीज़ को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही कन्फाइन कर लेती हैं और सेंट्रल प्रोविंसेस में, और बाकी जो कंप्लीट इंडिया है वो पूरा लोकमान्य तिलक जी ही देखते हैं अपने होम रूल मूवमेंट के अंतर्गत। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। अभी देखो एनडीए का पेपर हुआ था रिसेंटली जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें देखो ये एक स्टेटमेंट था कि फ्रिक्शन को रोकने के लिए, फ्रिक्शन से बचने के लिए जो तिलक का लीग है महाराष्ट्र में काम करेगा, जिसमें बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में, और जो एनी बिसेंट का लीग है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया देखेगी। यानी इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी देखती हैं और सेंट्रल प्रोविंस और रेस्ट ऑफ इंडिया लोकमान्य तिलक जी देखते हैं, ये गलत हो जाता है। तो 3 अगर गलत है तो ये हट गया,
बी भी हट गया और डी भी हट गया। अब आपको चेक करना है ए और सी में से। तो पहला क्या सही है? पहला बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि 2 अलग अलग होम रूल लीग बनते हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर 2 भी सही आप देख पा रहे हो तो एक ही आंसर बच रहा है, ऑप्शन ए, क्योंकि सेकंड तो सही है, सभी को पता है कि 2 होम रूल लीग बनते हैं। और अगर 2 होम रूल लीग बनते हैं तो ये बस 2 बचते हैं, 1 and 2 and 2 and 3। अब बस आप या तो 1 को सही बता दो या फिर 3 को गलत। तो 2 स्टेटमेंट पता होने सॉल्व हो पा रहा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। बाकी होम रूल लीग पे मैंने आपको बहुत सारा सवाल रिवाइज करवाया है इसी एनडीए वाली एनालिसिस में, आप देख सकते हो जाकर, और सारे क्वेश्चन आप ऐसे टैकल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका को किन्होंने डिस्कवर करा? सीडीएस का पेपर हुआ था 2024 में, सेकंड वाला। उसमें देखो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, मीजोलिथिक आर्ट के बारे में बताना था। मीजोलिथिक मतलब आप समझ रहे हो ना, मिडिल वाला पीरियड, मिडिल स्टोन एज कहते हैं। एलेक्जेंडर बर्स ने डिस्कवर करा फर्स्ट रॉक पेंटिंग को सोहागी घाट उत्तर प्रदेश में। दूसरा, भीमबेटका रॉक पेंटिंग डिस्कवर किए गए जब आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकंकर जी ने नोटिस करा एक ट्रेन विंडो से रॉक्स को, जब वो भोपाल से इतरसी जा रहे थे, जब वो नियरलेस्ट रेलवे स्टेशन में उतर जाते हैं ताकि इस साइड को पूरा एक्सप्लोर कर पाएँ। जो पेंटिंग्स और इनग्रेविंग्स हैं ये सेम शेल्टर में एग्जिस्ट नहीं करती ओडिशा के रॉक आर्ट में। तो इसमें सही आंसर क्या है? देखो सेकंड बिल्कुल सही, एनसीईआरटी से लिफ्टेड स्टेटमेंट्स है। भीमबेटका रॉक पेंटिंग आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकंकर ने ही डिस्कवर करा है। जब वो ट्रेन से गुजर रहे होते हैं, बॉम्बे से इतरसी जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो देखते हैं कि ये रॉक्स थोड़े अलग से, और उसके बाद फिर वो अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो भीमबेटका की डिस्कवरी किन्होंने करी? वीएस वाकंकर ने। सो आंसर इज सी, सॉल्व्ड। डायरेक्ट भी पीवाईक्यू में पूछा गया, क्योंकि आप जानते ही हम बैच में स्टेट पीसेस के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर पा रहे थे। तो जो लोग स्टेट पीसेस अच्छे से नहीं कवर करके जाते हैं उनके लिए ये एक क्लैरिटी वीडियो है कि इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इज सी। इसका आंसर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड सही है ना, तो ये 2 तो हट गए, करेक्ट ही बताना है, क्योंकि अब बचा थर्ड वाला। तो थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता सेम शेल्टर में, बट बहुत बार पेंटिंग ग्रेविंग हम देखते हैं कि सेम शेल्टर में एग्जिस्ट करती है रॉक आर्ट में, तो इस हिसाब से ये भी गलत है। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने सारे फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट देखो, भरत के नाट्य शास्त्र के बारे में सवाल है, देखने में बड़ा ही टफ लग रहा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं इट इज डेटेड बाय स्कॉलर बिटवीन द 2nd century BC एंड 2nd century CE। दूसरा कह रहे हैं इट एनालाइसिस theatrical spectacle as an amalgam of speech, vocal and instrumental music, gesture, mime etc. तीसरा ये कि द ग्राउंड इट कवर्स इज लेस एक्सटेंसिव देन एरिस्टोटल पोएटिक्स, जो कि उस टाइम पे उनका ग्रीक काउंटर पार्ट था। देखो इसमें ना जो पहला कह रहे हैं कि ये 2nd century BC और 2nd century CE के बीच है, वो वाली बात तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने 3rd century की बात करी है, 300 CE लिखा है। तो हिसाब से पहला जो है वो क्या गलत है, पहला गलत है, तो एलिमिनेट करते हैं। देखो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर इज ऑप्शन ए 2 ओनली। अब ये कैसे याद करोगे? इतना तो याद करना बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें। तो ये देखो, ये ना एनडीए का पीवाईक्यू है, पूरा मैंने करा रखा है। संहिता, भरतनाट्य शास्त्र, संगम लिटरेचर, अष्टाध्यायी कई बार 3-4 बार मैंने पढ़ाया, मुझे याद है। और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा हमने ये भी डिस्कस करा था, क्वेश्चन ही यहाँ से लिफ्टेड है। और ये भी मैंने आपको याद रखने को कहा था कि बहुत अच्छे से याद कर लेना, 5th century BC में अष्टाध्यायी है, ये भी डायरेक्ट याद रखना होगा आपको, ठीक है, जो कि पाणिनि ने लिखा है। और ये कुछ मेजर चीज़ें थी जैसे रामायण महाभारत, तो ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड का है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि थिएटर स्पेक्टेकल की बात करता है एज एन अमलगम ऑफ स्पीच, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, गेस्चर, माइम यानी मिमिक्री वगैरह से जो एसोसिएटेड है। तो जो ये सेकेंड है ना वो सही है। बात कुछ ऐसी है कि जो नाट्य शास्त्र है भरत जी का, ये वर्क है ड्रामाटर्जी में। ड्रामाटर्जी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये ड्रामा से रिलेटेड है। तो इनमें किन चीज़ों की बात है? तो इनमें बात है स्पीच की, वोकल की, इंस्ट्रूमेंट वगैरह की, और म्यूजिक, गेस्चर, माइम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। देन तीसरा जो कह रहे हैं ये लेस एक्सटेंसिव है, मतलब जो अरिस्टोटल का पोएटिक था उस टाइम पे, जो कि अगेन ड्रामा से ही डील करता है, वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बट ये कम है। उल्टा इन्होंने कह दिया। आप जानते हो कि इंडिया का हेरिटेज अपने आप पे कितना रिच है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो भरत जी का नाट्य शास्त्र है वो भी काफ़ी डेप्थ में इन चीज़ों को डिस्कस करता है कि किस तरह से स्पीच, वोकल, ये चीज़ें मैटर करती हैं और इन पर कैसे
प्रोफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। सो ओवरऑल आंसर क्या बना हमारा? आंसर बना 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और ये पेंटिंग के बारे में है, स्टार्टिंग विद द ईयरली। सबसे पहले वाला पहले लगाना है। पहला कह रहा है महाजनक जातक अजंता का, भीमबेटका रॉक आर्ट, रॉयल पोर्ट्रेट जो कि सीतान वसाल के में है, और चौथा हेवनली म्यूजिशियन बृहदेश्वर टेम्पल। देखो मेरा ध्यान जा रहा है बृहदेश्वर टेम्पल पे, मुझे सबसे पहले यही याद आता है क्योंकि बृहदेश्वर टेम्पल कई बार हमने डिस्कस करा है, सबको पता है कि ये चोला पीरियड के टाइम पे बना है, जो कि 10th सेंचुरी का टाइम पीरियड होता है चोल का। बाकी के देखो, अगर ये भी आपने बहुत बेसिक भी आप जानते हो ना कि ये बहुत पुराना टाइम पीरियड है भीमबेटका रॉक आर्ट, मतलब जब एग्जिस्टेंस, इवन जब स्टोन एज चल रहा था उसी टाइम पे हम देखते हैं कि भीमबेटका रॉक आर्ट है। बहुत बार यूपी पीसीएस और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में यूपीएससी एग्जाम्स में ही पूछा गया है भीमबेटका केव्स के बारे में। देखो इन्होंने यही कहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फर्स्ट विजिट करा और यहीं पे इन्होंने कह दिया कि प्री हिस्ट्रिक सिग्निफिकेंस की बात है। ठीक है, तो प्री हिस्ट्रिक सिग्निफिकेंस की बात है ना, ये प्री हिस्ट्री मतलब जब हिस्ट्री लिखना भी नहीं स्टार्ट हुआ था, पेलियोलिथिक एज और इसके अलावा मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इनमें हम भीमबेटका केव्स देखते हैं और 30,000 साल पुराना टाइम पीरियड भी है जिनमें ये पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो भीमबेटका आएगा और ये दोनों तो हट जाते हैं, ये हर किसी को पता होता है भीमबेटका के बारे में कि बहुत ही पुराना प्री हिस्ट्रिक टाइम पीरियड की पेंटिंग्स है। और इसके बाद देखो 4 और 1 में चेक करना है, तो बृहदेश्वर टेम्पल 10th सेंचुरी का सबसे बाद में यही होगा। सीतान वसाल के अजंता पहले का टाइम पीरियड है, बिल्कुल ब्रीफ आइडिया भी हिस्ट्री का, तो आप समझ सकते हो ये। तो 4th जो है वो सबसे लास्ट में देखो इसी में देखने को मिल रहा है, सो आंसर इज बी। तो 2 भी आपको पता है सॉल्व हो जाएगा। बाकी अजंता वाला टाइम पीरियड है और इसके अलावा ये कह रहे हैं आपसे रॉयल पोर्ट्रेट यानी सीतान वसाल केव। देखो अगर ये आप सिविल सर्विस का क्वेश्चन करते हैं सीतान वसाल, तो बाकी केव्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, जो कि हम बैच में कवर करते हैं डिटेल में। एक एक चीज़ें सारा मैं डिस्कस करता हूँ, इसी वजह से हर एक स्टेटमेंट पे हम टाइम देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। फिलहाल तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से। देखो सबसे पहला जो कह रहे हैं कि भीमबेटका केव, तो ये टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया कि ये सबसे पुराना टाइम पीरियड है 10th सेंचुरी बीसी, 10th सेंचुरी बीसी वाला। और इसके अलावा महाजन जातक अजंता वाला ये 5th सेंचुरी एडी के आसपास का है, अजंता इसी आसपास में बनी है अजंता के केस। और इसके बाद जो कह रहे हैं सीतान वसाल के भी ये 7th सेंचुरी के आसपास का है। और जो बृहदेश्वर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10th 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी खास तौर से, ठीक है, क्योंकि 1010 AD के आसपास राजा राज का टाइम पीरियड होता है ना, तो इस हिसाब से। तो 2 पहले आएगा, देन उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो 2 1 3 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ब्लैक पैगोडा के नाम से किन्हें जानते हैं। तो ये तो डायरेक्टली रिपीट कर लिया गया और हाल ही में मैंने डिस्कस करा ब्लैक पैगोडा के बारे में। तो ये आप देखो CISF का जब एनालिसिस करी थी हमने CISF की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉपुलरली ब्लैक पैगोडा के नाम से किन्हें जानते हैं, तो सन टेम्पल एट कोणार्क को। और ये पूरा मैंने फोटो वोटो लगा करके समझा रखा था, रीज़न भी आपको बताया था। आप बताना रीज़न ब्लैक पैगोडा के नाम से क्यों जानते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया है रीज़न CISF वाली एनालिसिस के टाइम पर। और भी सवाल थे देखो CISF के अंदर, हमने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो बहुत सारा क्वेश्चन तो PYQ है, तो डायरेक्ट PYQ है। आई गेस ऑप्शंस भी सेम है क्या, ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम दे रखे हैं। देखो ये जगन्नाथ टेम्पल दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, नहीं सन टेम्पल होगा ना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। ये क्वेश्चन देखिए बुद्धिज्म पे पूछा गया एंड इट इज़ अ टफ वन, बट इसमें भी कुछ आइडिया लग ही जा रहा है। देखो कैसे, पहला कह रहे हैं ना कि फीमेल डाइटीज आर बेनेवोलेंट सेवियर एंड प्रोटेक्टर हु एम्बॉडी बुद्धिस्ट वर्चूज, यानी जो बुद्धिस्ट के वर्चूज है, जो गुण हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं फीमेल डाइटीज। और बेनेवोलेंट है मतलब बहुत ही अच्छे हैं, सेवियर्स हैं, यानी जान बचाने वाले आप कह सकते हो। तो अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है, खास तौर से महायान बुद्धिज्म पढ़ा है, जो कि हमने बहुत डिटेल में कवर करा है, वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, तो उसमें भी हमने कई बार डिस्कस करा कि ऐसे बहुत सारे सेवियर्स देखने को मिलते हैं जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट इन्वॉल्व नहीं है जो गलत होने के चांसेस होंगे। और यहाँ इन्होंने साफ तौर से कह भी दिया कि डाइटीज हैं ये, तो ऑब्वियसली बात है बेनेवोलेंट होंगे। सेकंड क्या है, तो प्रज्ञान परमिता टेक्स्ट नॉलेज इज विजुअलाइज्ड इन फेमिनाइन फॉर्म एज अ डाइटी कॉल्ड प्रज्ञान परमिता, यानी जितने भी ये टेक्स्ट हैं प्रज्ञान परमिता टेक्स्ट वाले, इनमें नॉलेज को फेमिनाइन फॉर्म में विजुअलाइज करने की बात की गई है और ये एज अ डाइटी कॉल्ड प्रज्ञान परमिता यानी इस फॉर्मेट में है। तीसरा कह रहे हैं जो प्रज्ञान परमिता है ये डिस्क्राइब्ड है एज अ सोर्स ऑफ ओमनीसेंस ऑफ ऑल द बुद्धास।
ओमनीसाइंस यानी सर्वज्ञानी, और एंड द मदर ऑफ ऑल द बुद्धास। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने करा डेफिनेटली पारमितास के बारे में, तो कुछ समझ आ रहा है कि परफेक्शन से रिलेटेड बात है, और इसी से यहाँ पे ओमनीसाइंस की बात की गई, यानी जो सर्वज्ञानी है। तो ओवरऑल रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, और इस टर्म का मतलब भी वही होता है। अगर आप पढ़ोगे ना तो प्रज्ञान पारमिता का मतलब क्या होता है? परफेक्शन ऑफ विजडम, PRAJN है, यानी प्रज्ञान ही से रीड करेंगे। तो प्रज्ञान पारमिता यानी परफेक्शन ऑफ विजडम। तो ये जो परफेक्शंस हैं ये पारमिता को रेफर कर रहा है, प्रज्ञान यानी ज्ञान से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड। तो वर्ड डिकोडिंग यहाँ भी काम आ रहा है। और महायान बुद्धिज्म जैसा कि आप जानते हो एक ग्रेटर व्हीकल है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इट टीचिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, जिसे शून्यता कहते हैं, और इनका एम्फेसिस है ऑन द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, यानी महायान का कॉन्सेप्ट ना बोधिसत्वा से जुड़ा हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर थर्ड सही आप कर रहे हो ना, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड को लेके डाउटफुल भी हो, तो एक ही आंसर है जिसमें 1 और 3 है साथ में, वो ये है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ए सही हो जाता है, और सेकंड जो है वो भी बिल्कुल सही है, ये आप पढ़ोगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि प्रज्ञान पारमिता को रेफर करते हैं ट्रांसीडेंटल वर्च्यू ऑफ परफेक्टेड विजडम के रूप में, और इसी में बताया गया है कि ये फीमेल पर्सोनिफिकेशन को दिखाते हैं, यानी विजडम का फीमेल पर्सोनिफिकेशन है, और जिन्हें ग्रेटर मदर के रूप में कंसिडर करते हैं, जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया और उनके डिसाइपल्स को टीच करा है, और जो 3 मीनिंग्स है वो इंटरवाइंड है, आपस में लिंक्ड है, राइट। तो सोर्स ऑफ ओमनीसाइंस है एंड मदर ऑफ ऑल द बुद्धास। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। तो इस एक क्वेश्चन को छोड़ दें आई गेस, तो बाकी के क्वेश्चंस हिस्ट्री सेक्शन में ऑलमोस्ट डुएबल ही हैं, और कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं। अब ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से रिवीजन हुआ है, एग्जाम में कितनी चीज़ें रिकॉल कर पाई, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। और पेपर ख़त्म हो जाने के बाद ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को आसान ही लगता है, बट जो पेपर में अपेयर करते हैं वो जानते हैं कि कितने सारे प्रेशर्स उस टाइम पे चल रहे होते हैं माइंड में। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप अपने PYQs को टिप्स पे करना चाहते हैं और NCERTs और स्टैंडर्ड बुक सही तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो ये समग्र बैच है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं। क्लासेस ऐप और वेबसाइट में चलती हैं। थैंक यू, जय हिंद।